पीटर मटर की निजी टकसाल। ली आर्चर द्वारा। आपका नाम मेटन है और आप पाते हैं कि पैसा पाने के लिए आपको बस अपनी तिजोरी तक पहुंचना है। जितना अधिक तुम ले जाओगे उतना अधिक तुम पाओगे। और ठीक तब जब क्विक्स ने आपका भविष्य शून्य कर दिया हो। एक अद्भुत खोज, या यह है, निश्चित रूप से यह है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे, लेकिन क्या तुम करोगे? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लोगों के चले जाने के बाद पीटर मार्टन अपनी मेज पर बैठे और अपना सिर उनके हाथों पर रख दिया। वह अभी भी उसकी तरह बैठा था जब मिस आयरिन सिमंस अंदर आई। यहाँ सुबह का बाकी मेल है मिस्टर मेटन, उसने कहा। मेटन ने ऊपर देखा भी नहीं। वह अपने 20वें दशक के अंत में एक युवा, अच्छा दिखने वाला व्यक्ति था जिसे उभरते युवा कार्यकारी के रूप में जाना जाता था, संभवतः क्योंकि वह केवल बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन आज सुबह वह जवान नहीं लग रहे थे। डीए के साथ उनके साक्षात्कार ने उनकी उपस्थिति में वर्षों को जोड़ दिया था। वह बूढ़ा और थका हुआ महसूस करता था। बस उन्हें डेस्क पर रख दो, उन्होंने कहा। उसकी आवाज़ थकी हुई लग रही थी। उसके पत्र डेस्क पर रख दिए, लेकिन जब वह तुरंत वहाँ से नहीं निकली तो पीटर मर्टन ने ऊपर देखा। आयरिन सिमंस एक औसत आकार की लड़की थी जिसके सुनहरे भूरे बाल, बड़ी नीली आंखें, भरा हुआ लाल मुंह और एक शानदार शरीर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे क्रेवली एंड कंपनी के उपाध्यक्ष के निजी सचिव के बजाय स्नान सूट मॉडल के रूप में काम करना चाहिए। क्या यह बहुत बुरा लग रहा है मिस्टर मेटन? उसने पूछा। यह भयानक लग रहा है, उसने उदास होकर कहा। डीए ने कहा कि चूंकि कमिक्स के पास भागने के लिए 4 दिन है, पैसा शायद अब तक दक्षिण अमेरिका में है। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। काश मैं इतना मूर्ख ना होता। मैंने पैसे कंपनी की तिजोरी के बजाय अपने कार्यालय की तिजोरी में क्यों रखे? $50,000 बीमा कंपनी भुगतान नहीं करेगी क्योंकि पॉलिसी कहती है कि नकद होना चाहिए। तिजोरी में रख दिया। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि क्विक्स क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान यहाँ चुपचाप आएगा और इसे मेरी तिजोरी से निकाल लेगा? वह वर्षों से कंपनी के लिए काम कर रहा था। यह किसने सोचा होगा? आयरन ने दृढ़ता से कहा। सच कहूँ मिस्टर मेटन, मुझे लगता है कि वह ईर्ष्यालु थे क्योंकि उनकी जगह आपको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। मुझे लगता है कि वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। ठीक है, उसने निश्चित रूप से ऐसा किया है, पीटर ने उदास होकर कहा। ओल्ड मैन क्रेवली का कहना है कि पैसे को मेरी तिजोरी में रखना आपराधिक लापरवाही थी। वह कहता है कि वह चाहता है कि मैं इसे वापस कर दूं, या वह देखेगा कि व्यवसाय में हर कंपनी द्वारा मुझे ब्लैक बॉल किया गया है मुझे नौकरी से निकालने के बाद। मुझे बहुत खेद है मिस्टर मेटन, मुझे यकीन है कि आप कुछ सोचेंगे। आखिरकार पुलिस इसे पकड़ सकती है। धन्यवाद मिस सिमंस, मुझे ऐसी ही आशा है, पीटर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ से कोई खास उम्मीद नहीं लगी। जैसे ही लड़की कमरे से बाहर निकली, पीटर ने बिना सोचे समझे उसके कुल्हों को हिलते हुए देखा, लेकिन वह इस दृश्य की पूरी तरह से सराहना करने के लिए बहुत परेशान था। उसके सामने एक गंभीर समस्या पर विचार करना था। उसने जो कुछ कहा था उस पर उसने विचार किया तो क्विक्स को ईर्ष्या हो रही थी, है ना? संभवतः इससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि उसने तिजोरी में $5 का बिल छोड़ा था। अपने अजीब हास्य बोध के कारण क्विक्स ने शायद अपने द्वारा किए गए 50,000 के स्थान पर 5 का नोट छोड़ना बहुत मज़ेदार समझा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह क्विक्स था। पुलिस दोषी व्यक्ति के प्रति आश्वस्त थी। क्विक्स को क्रिसमस की छुट्टियों के पहले गुरुवार की रात को कार्यालय में आते देखा गया था और केवल आधे घंटे बाद ही वह चला गया था। जाहिर तौर पर उसने पैसे निकाल लिए थे और उसकी जगह लपेटे हुए कागज़ का बंडल रख दिया था। कुछ घंटों बाद वह अपने अपार्टमेंट के बाहर निकला और उसका सारा पता खो गया था। पीटर ने वटू प्रिंट को देखा जिसमें दीवार की तिजोरी
का भारी स्टील का दरवाज़ा छिपा हुआ था। इसके पीछे $5 पड़े थे। कुल मिलाकर 50,000 बचे थे। वहाँ वह उठा, तिजोरी के पास गया, संयोजन को घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। वह अंदर पहुँचा, बिल निकाला और उसे देखा और फिर से चौड़ी आंखों से देखा, क्योंकि वह बिल्कुल भी $5 का बिल नहीं था। यह कागज़ जैसी प्लास्टिक की एक पतली शीट थी जो एक बैंकनोट के आकार के बराबर मुड़ी हुई थी। हैरान होकर पीटर ने फिर से तिजोरी में देखा, कुछ नहीं। उसने अपना हाथ अंदर डाला और चारों ओर टटोला। अब तक कुछ भी नहीं था। उसके हाथ में रखे सामान की शीट को छोड़कर तिजोरी सोमवार को चर्च की तरह खाली थी। मुड़ी हुई शीट को खोलकर पीटर ने देखा कि वह प्रिंट से ढकी हुई थी। पात्रों का आकार अजीब था और वाक्यांश विचित्र थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अंग्रेजी था। पीटर मार्टन अपनी मेज के किनारे पर बैठ गए और पढ़ने लगे। माननीय श्रीमान, कुमारी या मिसेस, 20वीं सदी में आप जो भी हों, हम 30वीं सदी के लोग उन्हें शुभकामनाएं भेजते हैं। हमें आशा है कि यह पत्र समझ में आएगा। अंग्रेजी भाषा के बारे में हमारा ज्ञान शायद उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता है। आपके समय का हमारा अध्ययन अभिलेखों की कमी के कारण कुछ हद तक बाधित है और इसी कारण से हम आपसे संपर्क करते हैं। टाइम ट्रांसफ़र फील्ड को कम करने के लिए इसे पूरी तरह से मोटी धातु से घिरा होना चाहिए। इसके अलावा सामान्य सामग्री का एक टुकड़ा भी जगह पर होना चाहिए ताकि बोरी समीकरणों के अनुसार स्थानांतर किया जा सके। यदि आप इस इतिहास खोज उद्यम को सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया अपने धातु के डिब्बे में इस आशय का एक नोट रखें। रोलात गुएल्फ, ऐतिहासिक जांच का स्थलीय ब्यूरो। पीटर ने भौहें खोल ली और बात दोबारा बढ़ी। ऐसी मूर्खता कौन लिखेगा? यह एक कॉमिक्स का एक और मजाक हो सकता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह पीटर मर्टन ने उसे $5 बिल को वापस तिजोरी में रख दिया था और जब वह वहाँ था तब उसने कमरा नहीं छोड़ा था। उसने खुली हुई तिजोरी की ओर देखा। यह अभी भी खाली था और मूर्खतापूर्ण ढंग से वह देखेगा कि यह एक धोखा था या नहीं। उन्होंने अपना गोल्ड प्लेटेड डेस्क पेन उसके क्रिस्टल होल्डर से निकाला, कार्यालय स्टेशनरी का टुकड़ा लिया और लिखा, प्रिय श्री गुएल्फ, मुझे आपके प्रस्ताव में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा और समझाएं। बहुत सही मायने में तुम्हारा, पीटर मर्टन। उसने उसे मोड़कर तिजोरी में रख दिया। फिर वह बैठ गया और इसे देखने लगा। उन्होंने इसे 15 मिनट तक देखा। इससे पहले उन्होंने फैसला किया कि कुछ नहीं होने वाला है। अंत में वह आगे बढ़ा और कागज़ निकाल लिया। यह ऐसा ही था जैसा तब था जब उसने इसे डाला था। उसने पीछे मुड़कर प्लास्टिक शीट की ओर देखा। इसमें कहा गया था, टाइम ट्रांसफ़र फील्ड को काम करने के लिए इसे पूरी तरह से मोटी धातु से घिरा होना चाहिए। उसने नोट वापस रख दिया और इस बार उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। 30 मिनट बाद उसने उसे दोबारा खोला। इस बार प्लास्टिक की और मुड़ी हुई शीट थी। यह कहा, प्रिय श्री मर्टन, टाइम ट्रांसफ़र को समझना बहुत सरल है। बेशक आपके समय का विज्ञान ऐसी मशीन बनाने में असमर्थ होगा, लेकिन जो होता है वह अनिवार्य रूप से यह है, यदि आप अपने धातु के बक्से में कुछ डालते हैं तो हम इसे उठा सकते हैं और इसे हमारे समय में ले जा सकते हैं। हालांकि पदार्थ का बराबर आदान प्रदान होना चाहिए, इसलिए हमें आपकी सदी में कुछ भी भेजना होगा। यह एंट्रोपी के नियम के अनुसार जाना चाहिए। हमें अधिकतर ऐतिहासिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आपके युग के समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं। कृपया केवल तथ्यात्मक सामग्री ही भेजें, कोई कल्पना नहीं। हम बाद में फिक्शन चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं। यहाँ उन चीज़ों की सूची दी गई है जो हम पाना चाहेंगे। पीटर ने सूची पढ़ी और कुछ चीज़ों को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें झपझपाई। पत्र इस प्रकार समाप्त हुआ, इसके बदले में हम अपने पुराने संग्रहालय के कागज़ के कुछ टुकड़े के बराबर वजन भेजेंगे, जैसे कागज़ हमने आपसे लिए थे, चीज़ें जैसे जिन्हें पैसा कहा जाता है। क्या यह संतोषजनक होगा? यहाँ एक नमूना है, आपका अपना रोलात गुएल्फ। धन। पीटर ने उस बिल को देखा जो संलग्न था। यह $500 का नोट था और उन्होंने कहा कि वे पाउंड के बदले पाउंड देंगे। इसका मतलब था कि 1 पाउंड पुराने अखबारों के बदले उसे 1 पाउंड बैंक नोट मिलेंगे। यह अजीब लग रहा था, लेकिन पीटर मर्टन बहस करने वाले व्यक्ति नहीं थे। अगर यह काम करता तो ठीक, यदि ऐसा नहीं होता तो वह क्यों खो सकता था? पीटर ने अपनी टोपी अपने सिर पर रखी, सूची और
$500 अपनी जेब में रखें और दरवाजे के बाहर निकल गया। वह बाहरी कार्यालय में मिस सिमंस की मेज पर रुका जो कुछ पत्र टाइप कर रही थी। साथ आओ मिस सिमंस, उन्होंने कहा। अपनी टोपी ले आओ, हमें कुछ काम करने हैं। मिस सिमंस चौंक गई, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। 15 मिनट बाद वे सिक्स्थ एवेन्यू पर एक सेकंड हैंड किताब की दुकान में थे। पीटर ने मंद रोशनी में सूची को घूम कर देखा। मुझे मारियो पेन की द स्टोरी ऑफ इंग्लिश चाहिए, उसने मालिक से कहा, और उसके लेखक की द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज चाहिए। मुझे विंस्टन चर्चिल के संस्करणों की एक प्रति दीजिए। वह कई मिनट तक ऐसे ही चलता रहा और उसके सामने किताबों का ढेर बढ़ने लगा। फिर उन्होंने लाइफ टाइम और साइंटिफिक अमेरिकन के पिछले अंकों की तलाश में पत्रिका अनुभाग को ब्राउज किया। उन्होंने मिस सिमंस को टैक्सी लाने के लिए कहा और पिछली सीट पर सामान लादने लगे। फिर वे न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग की ओर गए और पिछले वर्ष के अंक वापस ले गए। इस सारी लूट के साथ वे क्रेबली एंड कंपनी के कार्यालय में वापस चले गए। वापसी की यात्रा के दौरान पीटर को आश्चर्य हुआ कि क्या यह संभव है कि भविष्य के लोगों ने वह पैसा चुरा लिया है जो जिसके लिए कमिक्स को दोषी ठहराया गया था और उसके स्थान पर कागज का एक बंडल रख दिया गया था। लेकिन उसने सिर हिला दिया। यह नहीं हो सकता। बंडल अखबारों को काटकर बनाया गया था और इसके अलावा उन पर कमिक्स की उंगलियों के निशान थे। मिस सिमंस ने उन्हें सामान अपने कार्यालय में लाने में मदद की और फिर उन्होंने कहा, मिस्टर मैडन, मुझे आपके बिजनेस में दखल देना पसंद नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह सारा साहित्य किसके लिए है? खुशी से मुस्कुराते हुए पीटर मैटन ने लड़की को गोपनीयता की शब्द दिलवाई। फिर उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। जैसे ही उसने कहानी ख़त्म की, मिस सिमंस धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, और इसलिए मुझे यह किताबें और चीज़ें लेनी पड़ी। वे स्पष्ट रूप से इतिहास का शोध कर रहे थे। यह वे किताबें हैं जो उन्होंने किसी तरह खो दी थी। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे इतिहासकारों को उन किताबों की प्रतियां मिल जाएं तो क्या होगा। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में जला दिया गया। और बस एक मिनट, आप यहाँ कहाँ जा रही हैं मिस सिमंस? मिस सिमंस ने एक कुत्सित मुस्कान बिखेरी। ओह कहीं नहीं। क्या आप निश्चित हैं कि आप ठीक महसूस कर रहे हैं मिस्टर मैडन? क्या मुझे लगता है? पीटर शून्य नजर आया। ओह, मैं समझ गया। आपको लगता है कि मैं अपने रॉकर से भटक गया हूँ। ठीक है, हम देखेंगे। हो सकता है कि मेरे पास हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं इसे आपको बाधित कर दूंगा। उसने रोलार्थ ग्वेल को एक नोट लिखा और कुछ किताबों के साथ उसे तिजोरी के अंदर रख दिया। फिर उसने तिजोरी बंद कर दी। उन्होंने 3 मिनट तक इंतजार किया और इसे फिर से खोला। आयरन सिमंस की आंखें आश्चर्य से खुल गई और उसने मुंह पर लाल रंग का ओ बना दिया। तिजोरी से एक के बाद एक ढेर सारे नोट गिर रहे थे। अब क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? पीटर ने विजयी भाव से पूछा। हाँ हाँ, मैं और क्या विश्वास कर सकता हूँ? क्या वे असली हैं? उसने एक बिल उठाया और उसने उसे ध्यान से देखा। यह असली है। ठीक है, मैंने एक बैंक टेलर के रूप में व्यवसाय शुरू किया था और मैं जानता हूँ कि नकली कैसे बनाता है और असली मैककॉय है। ठीक है। अच्छा, हे भगवान। मिस सिमंस एक पल के लिए बस इतना ही कह सकी, फिर यह देखकर सदमे में आ गई कि सारा पैसा थोड़ा कम हो गया है। उसने पूछा, तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो पीटर? उन्होंने कहा, पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वह मिस्टर क्रेबली को $50,000 लौटाना है। यहाँ एक सामान को इकट्ठा करने और इसे ढेर में छांटने में मेरी मदद करें। हमें इसे गिनना होगा। बहुत। लड़की स्वेच्छा से आगे आई और बिलों का निपटारा करने लगी। तेजी से उन्होंने इसे अलग कर दिया। तब तक पीटर मैटन को एहसास नहीं हुआ कि लड़की ने उन्हें उनके पहले नाम से बुलाया था। क्या यह उस सारे पैसे की दृष्टि थी जिसने उसे किया था? आयरन सिमंस ने उन्हें कभी भी सोने की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रभावित नहीं किया था। लेकिन पीटर ने कंधे
उचकाए और पैसे जमा करने लगा। जब उनका काम खत्म हो गया तो आयरिन ने कहा, मिस्टर क्रेवली को वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, यह आसानी से ठीक हो गया है। पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कुछ और किताबें रखी, तिजोरी बंद कर दी और इंतज़ार करने लगा। जब उसने उसे दोबारा खोला तो उसमें से और भी पैसे निकले। इस बार बूढ़े आदमी को भुगतान करने के लिए पर्याप्त और इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। पीटर ने 50,000 बनाने के लिए पर्याप्त बड़े बिलों का ढेर छांटा और मिस्टर क्रेवली के कार्यालय तक मार्च किया। दरवाजे पर उत्कीर्ण में कहा गया है, जे क्रेवली अध्यक्ष। उसने सम्मानपूर्वक रैप किया और तभी एक आवाज़ आई, अंदर जाओ, अंदर आओ। पीटर ने ठीक वैसे ही किया। ओल्ड मैन क्रेवली अपने नाम के अनुरूप ही दिखते थे। वह एक छोटा मोटा केकड़े के चेहरे वाला आदमी था जिसकी त्वचा पीली थी और सिर पूरी तरह से गंजा था। अच्छा सर, इस बार क्या है? वह चिल्लाया। पीटर ने उस ब्रीफकेस से पैसे निकालना शुरू कर दिया है जिसमें उसने इसे बूढ़े आदमी के दफ्तर में ले जाने के लिए पैक किया था। मैं आपके लिए पैसे लाया हूँ सर, पीटर ने कहा। आपको यह सब वहाँ मिलेगा, $50,000। बूढ़े की आंखें खुशी से चमक उठी। पीटर ने उनसे पैसे की हरी चमक लगभग दिखाई दे रही थी। बहुत बढ़िया, श्री क्रेवली ने कहा। तो पुलिस के ने चोर को पकड़ लिया? अरे, इसके लिए उसे 20 साल मिलेंगे। नहीं सर, पीटर ने उत्तर दिया। उन्होंने अभी तक कभी को नहीं पकड़ा है और उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। यह मेरी बचत से बाहर है। बूढ़े आदमी की भौहें तन गई। वास्तव में बचत, मुझे नहीं पता था कि आपके पास वास्तव में इतना कुछ है। हम ठीक हैं मैम। उसने अपने हाथ आपस में रगड़े और भौहें सिकोड़ दी। ठीक है, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो युवक। जितना मैंने तुम्हें श्रेय दिया है, तुम्हारे पास उससे कहीं अधिक दिमाग है। हम उसने एक पत्र खोलने वाला पत्र निकाला और उसके साथ खिलवाड़ किया। अंत में उन्होंने कहा, पीटर मेरे बेटे, मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैं बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। करने के लिए मेरे बेटे, मैं इसे फर्म में तुम्हारे खाते में डालने जा रहा हूँ। तुम क्रेवली एंड कंपनी के जूनियर पार्टनर हो। इसके अलावा मैं फर्म के वकील मिस्टर ट्वीट को एक कागज़ तैयार करने के लिए कहूँगा जो पुलिस द्वारा क्विस से बरामद किए गए किसी भी पैसे पर आपको सभी अधिकार देगा। पीटर ने कुछ कहना शुरू कर दिया, लेकिन ओल्ड मैन क्रेवली ने बस हाथ से थपथपाया। टूट माय बॉय, इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। कोई भी युवा जो तुम्हारी उम्र में इतनी राशि बचा सकता है वह अतिरिक्त विचार का पात्र है। मैंने हमेशा ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की है जो पैसा कमा सकता है। पीटर ने मिस्टर क्रेवली को यथासंभव धन्यवाद दिया और फिर गुलाबी चमक महसूस करते हुए अपने दफ्तर की ओर वापस चला गया। अगले 2 हफ्तों के दौरान पीटर मर्टन व्यक्तिगत भाग्य तेजी में बढ़ा। अधिकांश नकदी उसने अपने अपार्टमेंट में एक ट्रंक में रख दी थी। वह जानता था कि अगर वह एक ही बार में बहुत अधिक धनराशि बैंक में डाल देगा तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बैंक में काफ़ी रकम जमा की। आयरन सिमंस द्वारा बचत खाता व्यवहारिक रूप से उस पर थोपा गया था। उसने जोर देकर कहा था कि भले ही उसके ट्रंक में पैसे हों, यह संभव है कि कोई उसे चुरा ले। इस बीच उन्होंने एक नया कैडिलैक खरीदा। 250 प्रति के हिसाब से कई दर्जी सूट, आयरन के लिए एक फर कोट और अपने अपार्टमेंट को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया और जिसमें बिल्ट इन बार भी शामिल था। आयरन सिमंस के साथ उसकी काफ़ी दोस्ती हो गई, लेकिन उसे यकीन था कि लड़की उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। इससे उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वह एक खूबसूरत लड़की थी और पीटर मर्टन की नज़र हमेशा सुंदरता पर थी। यह तीसरे सप्ताह के मध्य में था कि चीज़ें बदलनी शुरू हुई। पहली चीज़ जो घटित हुई वह पीटर के भविष्यवाणी संवाददाता रोलात गुएल्फ का एक नोट था। प्रिय श्री मर्टन, यह पढ़ा। इस प्रयास में आप सबसे अधिक सहयोगी रहे हैं और हम
इसकी बहुत सराहना करते हैं। आपकी पुस्तक का बहुत स्वागत हुआ है और इनसे आपके समय और भाषा के बारे में हमेशा ज्ञान काफ़ी मजबूत हुआ है। हालांकि अब हम आपकी सभ्यता की कुछ कलाकृतियाँ चाहेंगे। क्या आप कृपया हमें अपने पुरुषों और महिलाओं दोनों शैलियों के कपड़े के नमूने भेजेंगे? हम कई अन्य चीज़ों की भी सराहना करेंगे जैसे, और यहाँ एक और लंबी सूची आई जो उसे पहले मिली थी। सिवाय इसके कि इसमें विभिन्न निम्रत वस्तुओं की मांग की गई थी। पत्र पर हमेशा की तरह साइन किए गए थे। वास्तव में आपका रौलात गोयल। अच्छा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसे पढ़ने के बाद पीटर ने कहा। आयरन ने इसे पढ़ा और कहा, मेरे पास एक पोशाक है जिसे मैं उसे भेज सकती हूँ और आप उसे अपना एक सूट भेज सकते हो। पीटर ने सिर हिलाया। हालांकि हमें इनमें से कुछ अन्य चीज़ें भी खरीदनी होंगी। 1 घंटे बाद पीटर ने दीवार की तिजोरी में एक सूट भर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब उसने उसे खोला तो उसे पतली मजबूत सामग्री का एक छोटा सा बंडल था जो खुलने पर एक प्रकार का सूट निकला। यह निश्चित रूप से अलग दिख रहा था। जब उसने उसे पकड़ा तो आयरन खिलखिला पड़ी। आप इसे सड़कों पर नहीं पहन सकते। यह फ्लैश गॉर्डन या बक रोजर जैसा दिखता है। पीटर मुस्कुराया और आयरन की पोशाक पहन ली। उसे जो वापस मिला वह एक पोशाक थी, लेकिन इस बार जब वह खुली तो आयरन हंसी नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से बहुत खूबसूरत है। उसने आश्चर्य से कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह फिट होगा। यहाँ पीटर ने उसे सौंपते हुए कहा, जाओ पता करो, आप फैशन क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं। सटीक रूप से कहें तो 1 शताब्दी तक। आयरन ने पोशाक ली और महिलाओं के पाउडर रूम की ओर चली गई। जब वह वापस आई तो पीटर ने अपनी आंखें बाहर निकालने से बचाने के लिए बस इतना ही कर सकता था। आयरन पर समुद्र इंद्रधनुषी सामग्री ने उसे टेक्निकलर फालतू गांजा की रानी जैसा बना दिया। बहुत खूब, पीटर ने भावुक होकर कहा। यह बहुत बुरा है कि उसके पास ऐसे सूट नहीं हैं जिन्हें मैं पहन सकूं। मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊंगा, आयरन ने उत्साह से कहा। पाउडर रूम में मैंने गलती से उस पर थोड़ा पानी गिरा दिया और देखा कि क्या हुआ है। वह पीटर की मेज पर रखे कैफे से अपनी स्कर्ट पर पानी डालकर प्रदर्शन करने लगी। सामग्री को गीले किए बिना पानी लुढ़क गया। फिर उसने डेस्क पेन लिया और उस पर कुछ स्याही हिलाई। देखना, उसने हंसते हुए कहा, यह तुरंत लुढ़क जाता है। इसे कभी साफ नहीं करना पड़ता क्योंकि वह गंदा नहीं हो सकता। पीटर ने पीछे मुड़कर बस रोजर सूट की ओर देखा। हो सकता है कि मुझे उस चीज़ से एक अच्छा सूट बनाने के लिए एक दर्जी मिल जाए। आयरन ने सिर झुकाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई सीम नहीं है। पीटर ने बोइन से कोड़ ली और अपनी डेस्क की दराज से कैंची की एक जोड़ी निकाल ली। उसने सूट की एक आस्तीन ली और उसे काटने की कोशिश की। यह नहीं कटेगा। उन्होंने उस पर पॉइंट से वार किया। सूट ने कटने, फटने से हठपूर्वक इनकार कर दिया। मुझे आश्चर्य है, उसने फिर सोच समझकर कहा। क्या इस रौलात गोएल्फ ने मेरे लिए एक सूट बनाया होगा जिसे मैं पहन सकूं? उसने एक नोट लिखा और उसे सामान के अगले बैच के साथ रख दिया। उत्तर लगभग तुरंत ही वापस लिया गया और आ गया। मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता मिस्टर मॉर्टन, लेकिन मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, यह वही है। पीटर ने आह भरी। मुझे बस इंतज़ार करना होगा। 1 और सप्ताह बीत गया और पीटर को रौलात गोएल्फ से कोई संदेश नहीं मिला। हालांकि उसे पुरुषों के दूसरे समूह से इसकी जानकारी मिली। वह अपने कार्यालय से आराम से बैठकर सोच रहा था कि अपने सारे पैसे का क्या किया जाए। तभी उसकी मेज़ पर इंटरकॉम बज उठा। आयरन की आवाज़ में कहा गया, मिस्टर मॉर्टन, ट्रेजरी विभाग से कुछ सज्जन आपसे मिलने आए हैं। वह डरी हुई लग रही थी। उन्हें अंदर भेजो, पीटर ने कहा। जरा सोचिए, वह खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। दफ्तर में आए 2 तेज तर्रार आधिकारिक दिखने वाले युवकों ने अपनी पहचान संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के मिस्टर ब्रैडी और मिस्टर ब्राउन के रूप में बताई। उन्होंने
बिजनेस में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अब मिस्टर मोटर ब्रैडी ने कहा, हम जानना चाहेंगे कि आपको यह सारा पैसा कैसे मिला है। ठीक है, मैंने इसे बचा लिया, उन्होंने कहा। ब्रैडी ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं कई नकली बिलों के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके पास पाए गए हैं। आपको वे कहां से मिले? लेकिन वे नकली नहीं हो सकते, पीटर ने विरोध किया। वे बिल्कुल अच्छे बिल हैं। ओह, वे अच्छी नकलें हैं। ठीक है, ब्राउन ने कहा, मैंने अब तक देखे सभी आश्चर्यजनक नकली कागज एकदम सही है, नक्काशी सुंदर है। वास्तव में केवल एक चीज़ गलत है, वह है सीरियल नंबर। क्यों? उनमें से कुछ नंबर 20 या 30 के बिलों पर मुद्रित नहीं होंगे। अभी भी साल है। अब मिस्टर मैटन ब्रैडी ने कहा, हमें बताएं कि प्लेटें कहाँ हैं। इन अद्भुत फोनियों को किसने मुद्रित किया? मैं नहीं जानता, पीटर ने कहा। वह हकलाया। भयभीत होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह उन्हें रोलात गुएल्फ और टाइम ट्रांसफ़र के बारे में बताने से डरता था। उन्हें लगा कि वह पागल है। ब्राउन ने कहा, मिस्टर मैटन, झूठ बोलने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें आज सुबह एक तलाशी वारंट मिला और हम आपके अपार्टमेंट में गए। हमें आपकी अलमारी में पैसे से भरा ट्रक मिला। कुछ लड़के अब उन्हें नीचे ट्रेजरी कार्यालय में ले जा रहे हैं। पीटर मार्टन ने गटक लिया और कुछ नहीं कहा। वह नहीं कर सका। उसके गले में अंगूर के आकार की एक गांठ थी। ठीक है, ब्रैडी ने कहा, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो मुझे डर है कि हमें आपको अंदर ले जाना पड़ेगा। आइए मिस्टर मैटन। फिर भी आवक। पीटर दोनों व्यक्तियों के बीच से दफ्तर से बाहर चला गया। पीटर मार्टन अपने सिर पर हाथ रखकर एक कोठरी में बैठे थे जब उन्होंने गलियारे से ऊंची एड़ी के जूते की आवाज़ सुनी, जिसके बाद एक गार्ड के भारी पैरों की आवाज़ सुनाई थी। यह आयरन थी। मुझे तुम्हारे लिए एक वकील मिल गया है, पीटर, उसने सेल के दरवाजे तक आते हुए हाँफते हुए कहा। गार्ड दीवार के सहारे झुक गया और अपने नाखूनों का निरीक्षण करने लगा। मुझे नहीं लगता कि उसे किसी वकील की ज़रूरत है, महिला। उसे एक नासमझ डॉक्टर की ज़रूरत है। उसने अपनी कुकी पलट दी है। पीटर ने हल्की सी मुस्कुराहट संभाली। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बताया कि मुझे पैसे कैसे मिले। वे सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। लेकिन पीटर, उसने कहा, रोलाल्द गुएल्फ नकली पैसे क्यों भेजेगा? उसने नहीं किया, पीटर ने कहा। क्या आप नहीं देखते? उसने वह सारा पैसा एक संग्रहालय से निकाला था। वहाँ शायद ऐसे बिल हैं जो अगले 1000 वर्षों के लिए हर शताब्दी में मुद्रित किए गए थे। उसने बस कुछ बिल भेजे हैं जो अभी 20 वर्षों तक मुद्रित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए कुछ करूँगी, उसने कहा। क्या हम उन्हें दफ्तर में नहीं ले जा सकते और उन्हें नहीं दिखा सकते कि ये कैसे काम करता है? मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन ब्रैडी ने कहा कि अगर मैं सच भी बोलूँ तो भी उन्हें मुझसे सारा पैसा लेना होगा। आयरिन ने कहा, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मुझे केवल तुम्हें इस भयानक जगह से बाहर निकालने की चिंता है। अचानक गलियारे के दूर से के शोर पर एक दरवाज़ा खुला और अधिक लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। यह ब्रैडी और ब्राउन थे, जिनके पीछे एक आदमी था जिसे पीटर ने पहले कभी नहीं देखा था। अजनबी कह रहा था, आखिरकार यह उचित है कि मेरे मुवक्किल को अपनी कहानी साबित करने की अनुमति दी जाए, चाहे वह कितनी भी शानदार क्यों ना हो। उसे एक मौका मिलेगा, ब्रैडी ने तेजी से कहा। वह अजनबी क्यों? बर्ट्राम लेस्ली निकला, वह वकील जिससे आयरन ने काम किया था। ठीक है, ब्राउन ने गार्ड से कहा, उसे बाहर जाने दो, हम कार्यभार संभाल लेंगे। फिर उसने पीटर की ओर देखा। हम आपके कार्यालय जा रहे हैं, मैटर, आपको इस पेचीदा कहानी को साबित करने का मौका देने के लिए जो आप उन्हें टाइम मशीन के बारे में बता रहे हैं। मुझे पता है कि यह समय की बर्बादी होगी, लेकिन न्याय तो न्याय है, आओ साथ में। जब वे क्रेवली एंड कंपनी के दफ्तर में पहुंचे तो 6 बजे के बाद का समय था और कार्यालय स्वीट सुनसान था। आयरिन ने अधिकारियों को चाबी देकर अंदर जाने दिया और पीटर के निजी दफ्तर में वापस चले गए। ठीक है, ब्रैडी ने कहा, वहाँ तुम्हारा जादू सुरक्षित है, अपना काम करो। जैसे ही पीटर ने संयोजन पर काम करना शुरू किया, ब्राउन ने कहा, वैसे मैटन, आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि ब्राज़ीलियाई पुलिस ने इस आदमी क्विक्स
को उठाया है जिसने आपसे 50,000 रुपये चुराए थे। उसने दावा किया कि उसने पैकेज खोला है और उसने प्लास्टिक के ढेर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ब्राज़ीलियाई पुलिस को लगता है कि उन्हें इस मामले में सुराग मिल गया है। पीटर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अभी क्विक्स के अपराध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे केवल अपने अपराध में दिलचस्पी थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। रोलाल्ड गुएल्फ का एक मुड़ा हुआ नोट था। उसने खोल कर देखा। अरे नहीं, उसने कमज़ोर होकर कहा। वह एक कुर्सी पर बैठ गया। ब्रैडी ने उसके साथ नोट लिया और पढ़ा। प्रिय मार्टिन, टेरेस्ट्रियल ब्यूरो ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के हम लोग आपके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हमारे पास आपके युग के बारे में अधिकांश जानकारी उपलब्ध है। आपने हमें जो बहुमूल्य जानकारी दी है उससे हम काफ़ी अधिक शोध करने में सक्षम होंगे और अपने भविष्य के संपर्कों का पता लगाने में बेहतर सफलता प्राप्त करेंगे। यह बहुत बुरा है कि हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सके, लेकिन जीवित चीज़ों को समय के माध्यम से स्थानांतरित करना असंभव है। निश्चिंत रहें कि आपका नाम हमारे सारे सबसे मूल्यवान संपर्कों में से एक के रूप में इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। जैसे ही आपको यह नोट प्राप्त होगा, स्थानांतरण फील्ड बंद कर दी जाएगी। स्वाभाविक रूप से स्थानांतरण उलटफेर होगा। हमारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, रोलाल्ड गुएल्फ। ब्रैडी ने पीटर की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे पीलियाग्रस्त आँख कहा जा सकता है। उसने कहा, क्या आपने सोचा था कि यह आपको परेशानी से बाहर निकाल देगा? आपको क्या लगता है कि हम कितने मूर्ख हैं? नकली बिल, एक नकली कहानी, नकली पत्र, मैटर, आप सभी तरह से बिल्कुल नकली हैं। साथ चलो, यह वापस आ गया आपके लिए खुशबू तक, और इस बार प्रयास करें। यह कहना मुश्किल है कि ब्रैडी ने पीटर को कोशिश करने के लिए कहा, सुझाव दिया होगा, क्योंकि उसने वाक्य कभी पूरा नहीं किया। वह अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ से बाधित हो गया जिसने उसे टूटे हुए पाइप की याद दिला दी। अचानक हवा, किताबें, पत्रिकाएं, कागजात, कपड़े, जूते, एस्ट्रे, सिगरेट, पेंसिल, पेन, कैंडी, सैंडविच और 1001 अन्य चीज़ों से भर गई। सभी आग की नली से पानी की तरह तिजोरी से बाहर निकल रहे थे। भ्रम की स्थिति के बीच पीटर ने आयरन को केवल ब्रा और पैंटी पहने हुए दरवाजे की ओर भागते हुए देखा। ब्रैडी कहाँ है? ब्राउन चिल्लाया। वह लड़की क्यों भाग गई? क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं है कि क्या हुआ, पीटर ने कहा, लेकिन आयरन के पास भागने का एक अच्छा कारण था। और जहाँ तक ब्रैडी का सवाल है, उसने फर्श पर पड़े सामान के जबरदस्त ढेर की ओर इशारा किया। एक हाथ उसके केंद्र से कमजोरी से टटोल रहा था। आयरन अपनी कॉफ़ी पीती रही, जबकि कैफे की मेज़ के सामने बैठा पीटर उसे समझाता रहा। निश्चित रूप से उनके पास सबूत के बिना मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं था, और जब सारा पैसा गायब हो गया तो उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें मुझे जाने देना पड़ा। आयरन ने कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि चीज़ें गायब क्यों हो गई। मेरी खूबसूरत पोशाक का क्या हुआ? वह बहुत शर्मनाक था, लेकिन बहुत सुंदर। पीटर ने सोचा, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ यह टाइम ट्रांसफ़र व्यवसाय केवल तभी तक काम करता है जब तक समय क्षेत्र काम कर रहा है। जैसे ही उन्होंने इसे बंद किया, सब कुछ अपने उचित समय पर वापस चला गया। हमने उन्हें जो भी चीज़ें दी थी वे सभी वापस आ गई हमारे लिए, और सारा पैसा और आपकी पोशाक और अन्य गैजेट जो हमें मिले वे 30वीं शताब्दी में वापस चले गए जहाँ वे थे। आयरन ने कहा, यह एक से